जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट 150 क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चन को एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों बुक का बेस मानकर हमने सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन फंसने के काफी चांस हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? ये रखा गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान को बनाने में सबसे गहरा प्रभाव किस अंश का पड़ा? ये भी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे बड़ा रोल था। ज्यादातर चीजें यहीं से ली गई हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? ये करता है दोस्तों राज्यों के एक संघ के रूप में, कि भारत राज्यों का एक संघ है। न्यायिक समीक्षा जिसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है दोस्तों कि हमारे पास उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय है जो सारे काम को देखती है कि सभी काम ठीक ढंग से हो रहे हैं कि नहीं, कोई गैर संवैधानिक तरीके से काम तो नहीं हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। निवारक निरोध का अर्थ है, इसका अर्थ है दोस्तों पूछताछ के बिना नजरबंदी। ये किसी को मतलब तब किसी के साथ किया जाता है जब उससे मतलब ये माना जाता हो कि वो आगे आने वाले टाइम में कोई क्राइम करेगा, तो उस क्राइम को रोकने के लिए बिना पूछताछ के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं निवारक निरोध। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? ये था कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारत के संविधान को बनाते समय किस देश के संविधान से संघवाद या फेडरलिज्म का प्रावधान लिया गया था? ये लिया गया था कनाडा से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए हैं। वह व्यक्ति जो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ये कौन थे? महात्मा गांधी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। यहाँ पे दोस्तों वोटिंग होती है, निश्चित टाइम के लिए ही चुना जाता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये थे बी.एन. राव। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का परिचय देने वाला देश, यह स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट, यहाँ पे ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे लोग डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं। कोई भी डिसीजन अगर सरकार को लेना है, सबसे पहले लोगों के पास ही वो जाएगा, फिर वहां पे वोटिंग होगी। हर एक जो इंपॉर्टेंट फैसला होता है वो लोगों द्वारा लिया जाता है, पीपल द्वारा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल किसने दिया था? स्विट्जरलैंड देश था ये। भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया है? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन से देश के पास अलिखित संविधान है, यानी कि बिना लिखा हुआ? यह यूके के पास। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, याद रखिए। एक विशेषता जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में है, वो क्या है? संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सुप्रीम कोर्ट। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों के एक संघ के रूप में। एक प्रावधान जिसमें एक अध्यक्ष हमेशा एक अध्यक्ष होता है, इसका पालन करने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? 1862 में। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? यह 395। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? डेट याद रखना, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जाति शब्द कहां से लिया गया है? पुर्तगाल से। ग्रेटर इंडिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दोस्तों सांस्कृतिक एकता। लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से हैं? ये है संसदीय और राष्ट्रपति। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से लिया गया है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप? ये इंग्लैंड से लिया गया है। संविधान का प्रारूपण किस दिन पूरा हो गया था? ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, बनके तैयार हो गया था। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की विधि किस देश से ली गई है? ये ली गई है यूएसए या अमेरिका से। नेक्स्ट है, संविधान की अवधारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ये हुई थी ब्रिटेन में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलना चाहिए, यह सिद्धांत किसका है? यह है संवैधानिक सरकार का।
भारत की संविधान सभा की स्थापना किसके तहत हुई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संसदीय प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व किस देश से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं ब्रिटेन से। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है। इसमें लोग देश के नीति निर्धारण और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। जैसे हमने भी बताया था ना, डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिसीजन लेने से पहले लोगों के पास भेजा जाता है, फिर लोग वोटिंग करते हैं और उसी के हिसाब से वो डिसीजन लिए जाते हैं। भारत में कानूनी संप्रभुता किसमें निहित है? ये संविधान में निहित है। जब संविधान सभा को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जब संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो राज्य है वो धर्म को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता। मतलब धर्म को वो अपना निजी मामलों मानता है कि ये लोगों का निजी मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। राज्य सूची का एक विषय नहीं है, तो ये दोस्तों सेना राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? ये की गई इंग्लैंड के द्वारा। भारतीय संविधान का वस्तुकार किसे माना जाता है? ये मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से अपनाई गई है? समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है दोस्तों, हमने पहले पढ़ लिया इसे। अगला देखते हैं, संविधान बनाने वाले के विचार व आदर्श किस में निहित हैं? यह प्रस्तावना में। भारत का संविधान कैसा है? यह दोस्तों अर्ध संघीय या इसको क्वासी फेडरल भी हम बोल देते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है? अनुच्छेद 61। काफी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? यह था साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी की दास्तां किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान में हमें भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं प्रस्तावना में। राज्य किसके द्वारा संचालित होता है? ये होता है सरकार के द्वारा। पहले केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन करने का तरीका कहां से लिया गया है? ये लिया गया है स्विट्जरलैंड से। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। 1935 में पहली बार संविधान सभा के लिए सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? ये एम.एन. रॉय जी ने किया था। वह देश जिस संविधान संशोधन की प्रक्रिया जहां से हमने ली गई है वह कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता ली है? लिखित संविधान की विशेषता यूएसए से ली है। भारत में शासन का अक्षेत्रीय विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? अक्षेत्रीय विभाजन दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में किस अधिनियम द्वारा पेश की गई थी? द्विसदनीय व्यवस्था जो कि केंद्र में दोस्तों ये 1935 के अधिनियम द्वारा पेश की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने कब कार्य करना शुरू किया था? 1946 में। राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को फिर से चुनाव की अनुमति कौन देता है? ये देता है संविधान। भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं? प्रतिनिधित्व, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उसी को बोला जाता है प्रतिनिधित्व। कौन सी रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सार्वजनिक याचिका, जिसको हम पब्लिक लिटिगेशन पेटिशन बोलते हैं, किस श्रेणी में आती है? सार्वजनिक याचिका तो दोस्तों एक सामान्य विषय के खिलाफ जो हमारी याचिका होती है वो इस श्रेणी के अंदर आती है, एक सामान्य विषय के खिलाफ। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट जो किसी कार्य को करने के लिए किसी प्राधिकारी को मजबूर करने के लिए जारी किया जाता है, वो जबकि वो कार्य न कर रहा हो। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, काफी बड़ा सा दिख रहा है। मतलब जब कोई सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय एक रिट जारी करता है किसी प्राधिकारी को मजबूर करने के लिए, क्योंकि वह कार्य नहीं कर रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब वो काम करवाने के लिए एक रिट जारी करते हैं, उसको बोलते हैं परमादेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? ये की गई है
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 50 के अंदर काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। अनुच्छेद 50, विधेयक जो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है वो कौन सा बिल है? यह धन विधेयक। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत द्वारा क्या जारी किया जाता है? इसको बोलते हैं रिट। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के तहत बच्चों की किस उम्र तक उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी? ये 14 वर्ष की आयु तक। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन, जो कि हमारा 1976 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार अब दोस्तों क्या है? ये कानूनी अधिकार है। कौन से शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के माध्यम से डाले गए थे? तो 3 शब्द थे दोस्तों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इनको 42वें संशोधन के द्वारा डाला गया था। भारतीय संसद किसी राज्य की सीमा का नाम बदल सकती है या पुनः परिभाषित कर सकती है एक साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजोरिटी से। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो ये दोस्तों हम लोग भारत के लोग राजनीतिक शक्ति का स्रोत हैं। नेक्स्ट है चुनाव लड़ने का अधिकार। कैसा अधिकार है? ये एक राजनीतिक अधिकार है। भारत में मौलिक अधिकारों की गारंटी किसके माध्यम से दी जाती है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रिट किसी व्यक्ति, संदेहात्मक व्यक्ति या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने के लिए जारी की जाती है? तो यह है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिसको हिरासत में लिया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता है। राष्ट्रपति को नए विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी होती है। किसको? धन विधेयक को, यानी कि मनी बिल को। यानी कि राष्ट्रपति दोस्तों पुनः विचार के लिए इस बिल को वापस नहीं भेज सकता और उसको मंजूरी देनी ही होती है। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय कहाँ एक उद्देश्य के रूप में प्रदान किया गया है? आर्थिक न्याय ये दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रदान किया गया है। भारत के संविधान में एक अधिकार के रूप में मान्य नहीं है यह आर्थिक आधार, यानी आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार जैसा दोस्तों कोई अधिकार नहीं है संविधान के अंदर। भारतीय संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यक मानता है? किसी समूह को अल्पसंख्यक किस आधार पर मानता है? समूह की कुल जनसंख्या का परसेंटेज निकाल के दोस्तों वो डिसाइड करता है कि अल्पसंख्यक है कि नहीं है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? टोटल 11 है दोस्तों। संविधान के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकती हैं। एक रिट जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बुलंदियों के रूप में काम करती है, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो हमने बताया पहले कि 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना होता है, जिसको भी हिरासत में लिया गया है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? दोस्तों मौलिक अधिकारों को अगर बदलना है तो उनके लिए रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। नागरिकता प्रदान करने का तरीका क्या नहीं हो सकता? अनुरोध द्वारा, यानी कि सिंपल रिक्वेस्ट करके आप देश की नागरिकता नहीं ले सकते। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार असंशोधनीय है, कि इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता? तो यह था केशवानंद भारती मामला। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत अदालत द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं किए जा सकते। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको कोर्ट द्वारा मतलब बलपूर्वक फोर्सफुली लागू नहीं करवाया जा सकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा भाव नहीं है? संघीय। संपत्ति के अधिकार को किसके शासन के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो ये दोस्तों मोरारजी देसाई की जब सरकार थी तब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? यह है दोस्तों भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले रिटों की संख्या कितनी है? ये 5 प्रकार के रिट होते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का वह हिस्सा जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो भाग 3 दोस्तों मौलिक अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से। मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए गए हैं? किसी विदेशी व्यक्ति को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार भारतीय संविधान के निर्माता द्वारा कहां से लिया गया है? तो दोस्तों इनको आयरलैंड से लिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये दोस्तों 51A काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा संविधान का हिस्सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 के अंदर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? इनको 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है यानी कि जहां पे इसका अपना कोई धर्म नहीं होता।
प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं दोस्तों इमरजेंसी के दौरान। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट किस स्थिति में जारी किया जाता है? ये दोस्तों गलत पुलिस हिरासत की स्थिति में ये जारी किया जाता है। किस अधिकार के तहत किसी अधिकारी को कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसका वह अधिकार आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है? तो परम आदेश, ये भी एक रिट है दोस्तों। इसके द्वारा इसको जारी करके किसी अधिकारी को कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसका वह हकदार नहीं है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब मान्यता प्राप्त है कानूनी अधिकार की। कौन से रिट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो यह दोस्तों अधिकार परीक्षा। एक अदालत मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। कैसे? वो एक रिट जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए थे? ये किए गए थे 1976 में। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करने के लिए एक क्या है दोस्तों? यह एक मौलिक कर्तव्य है हमारा कि हम सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे।